हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर संजीवनी सीरीज में अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे लेवल्स जो हैं वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल होता है वो होता है ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि आपका और मेरा एक जंतु की जब हम लोग बात करते हैं तो वो होता है ऑर्गेनिज्म। और जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात कर लूँ, बहुत सारे ह्यूमंस अगर मैं इकट्ठे कर लूँ तो वो बना देते हैं एक पॉपुलेशन। वैसे ही अगर मैं बहुत सारे कैट्स को इकट्ठा कर दूं तो बन जाती है कैट की पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं। उन्हीं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर, जो पहला एट्रीब्यूट आता है वो आता है बर्थ रेट। जैसा कि हमें पता है कि एक पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ भी करती है और डिक्लाइन भी होती है, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर जन्म भी होते हैं और मृत्यु भी होती है। और उसी जन्म दर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर एक पॉपुलेशन की साइज जो है, एक पॉपुलेशन की साइज जो है स्टूडेंट्स, वो आ जाती है 20। मतलब हाल ही में इस समय पर 20 इंडिविजुअल जो हैं वो एक पॉपुलेशन के अंदर पाए जा रहे हैं। बट हाँ, अगर मैं 2 महीने बाद में या 6 महीने बाद में देखूं तो हो सकता है कि इसके अंदर 8 न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि नए सदस्य जो हैं वो जुड़ जाते हैं। कितने जुड़ जाते हैं? 8 जुड़ जाते हैं। तो इसकी फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाती है एक समय के बाद में? मैं मान रही हूं अगर यहाँ पर 1 साल के बाद में, 1 साल में 8 नए जीवों ने जन्म लिया है इस पॉपुलेशन में, तो न्यू पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 20 + 8 की हो जाती है। यानी कि 1 साल के अंदर जो पॉपुलेशन की चेंज हुआ है वो हुआ है 28। अब मुझे निकालना है बर्थ रेट कितना हुआ है। तो बर्थ रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा n अपॉन डेल्टा n इनटू टी, यानी कि एक समय में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है बाय द बर्थ रेट। और ये कैसे निकालते हैं? तो फाइनल पॉपुलेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं इनिशियल पॉपुलेशन से और फिर उसे डिवाइड कर दिया जाता है बाय द इनिशियल। और अगर मैं यहाँ पर इसके हिसाब से देखूं, एग्जांपल के हिसाब से, तो फाइनल पॉपुलेशन हमारी हो गई थी 28, इनिशियल पॉपुलेशन हमारी थी 20 और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे बाय द इनिशियल पॉपुलेशन दैट इज 20 और ये निकल करके आ जाएगा 8/20 पर ईयर की। अगर मैं बात करूं तो पर ईयर 6 मंथ्स की हो तो 6 मंथ्स। तो इस प्रकार से बर्थ रेट जो होती है वो एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरे एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं, अगर बर्थ होती है तो बच्चा डेथ भी होती है, उसी पॉपुलेशन के अंदर मृत्यु भी होती है। और वही मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं, यानी कि डेथ रेट की बात करूं, तो सेम इसी के फॉर्मूले से डेथ रेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? तो डेथ रेट फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है वापस से फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और इसी फॉर्मूले से डेथ रेट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेटा एक नेचुरल सी बात है कि बर्थ भी होगी और डेथ भी होगी, यानी कि बर्थ रेट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन की और डेथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। क्लियर बच्चा? थर्ड एट्रीब्यूट जो आ जाता है वो आ जाता है सेक्स रेशियो। देखिए, मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन के अंदर 1000 इंडिविजुअल जो है वो पाए जा रहे हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं? 1000 इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं। उन 1000 में से 100 लोगों में से 600 जो हैं वो तो हैं फीमेल और यहाँ पर 400 जो हैं वो है फीमेल, यानी कि 1000 लोगों में से 600 तो हैं मेल्स और 400 जो है वो है फीमेल्स। इसकी सेक्स रेशियो कितनी हो जाएगी? तो इसकी सेक्स रेशियो हो जाती है 600:400। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 6:4, मतलब मेल्स जो हैं वो तो है पाए जा रहे हैं 600 और फीमेल्स जो है वो पाई जा रही है 400। तो इसे हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो और ये भी एक पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। अगले इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की बात करते हैं जहां से जरूर क्वेश्चन बन करके आता है, वो है एज पिरामिड। देखो बच्चों, एक पॉपुलेशन के अंदर 3 प्रकार के इंडिविजुअल जो हैं वो हो सकते हैं। एक जो अभी तक एडल्ट नहीं बने हैं, मतलब जो अभी तक ग्रोथ नहीं किए हैं, बच्चे हैं, और उन्हें कहा जाता है प्री रिप्रोडक्टिव। तो पहला कौन सा फेज होता है? पहला होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा हो गया है कि भैया अब उनके अंदर जनन करने की क्षमता आ गई है, अब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अब वो अलग फेज बना लेते हैं और दूसरा वाला फेज जो है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। और तीसरा फेज जिसके अंदर हमारे बूढ़े बुजुर्ग आ जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वाला फेज, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जिसे क्या कहा जाता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है।
और इसी को ही लेकर के अलग अलग, मतलब मान लीजिए कि यूएस की एक पॉपुलेशन है ना, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यूएस की, या अगर मैं बात कर रही हूँ इंडिया की, तो इंडिया क्या है, इंडिया ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो अभी तक ग्रोथ करती जा रही है, स्टेबल हम लोग नहीं हुए बेटा, हम लोग स्टेबल कंडीशन में अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर देखना, पहला प्रकार का जो पिरामिड होता है वो होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। कौन सा होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाली पॉपुलेशन है, यानी कि एक पॉपुलेशन में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो अभी तक बच्चे हैं, जो अभी तक एडल्ट नहीं हुए हैं, जो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं पहुंचे हैं, तो इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं, उससे कम है रिप्रोडक्टिव, और इस पॉपुलेशन के अंदर बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बर्थ जो है वो ज्यादा हो रही है, बच्चे ज्यादा हैं, इसका मतलब बर्थ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू डेथ। इसका मतलब ये पॉपुलेशन कैसी है? ग्रोइंग है और डेवलपिंग पॉपुलेशन होती है। शेप कैसा है इस पिरामिड का? तो ट्रायंगुलर शेप होता है, इसलिए हम इसे ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। दूसरे प्रकार के पिरामिड की बात करते हैं जहां पर बर्थ और डेथ दोनों ही समान हो रही है, समान मात्रा में देखने को मिलती है, और इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? इसलिए इसे कह दिया जाता है बच्चों यहाँ पर बेल शेप्ड पिरामिड। तीसरा होता है अर्न या फिर स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। इसके अंदर डेथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बर्थ, और ये वाली पॉपुलेशन जो होगी वो डिक्लाइनिंग प्रकार की पाई जाती है। तो तीन पिरामिड्स हैं, एज पिरामिड, ट्रायंगुलर, बेल शेप्ड और अर्न या स्पिंडल शेप्ड एज पिरामिड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी की, देखो बच्चों, अगर मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो या मुझे समष्टि का घनत्व कैलकुलेट करना हो, तो मैं 3-4 अलग अलग प्रकार से कर सकती हूं। पहला तो सिंपली कि भैया ये एक एरिया है, इसमें मैंने गिनती लगाई कि कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मान लो एक ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर 100 लोग रह रहे हैं, तो मैंने सिंपली क्या किया? मैंने नंबर को काउंट किया, यानी कि काउंटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स इसमें प्रेजेंट है, काउंटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मैं क्या निकाल सकती हूँ बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकती हूँ, काउंटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। एक एरिया के अंदर कितने हैं प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। और अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, दूसरा तरीका होता है बच्चों कैलकुलेट करने का, बायोमास। देखो ये कब काम में लिया जाता है? जब एक एरिया है जहां पर एक पेड़ तो बेटा बहुत बड़ा है और इसके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाए जा रहे हैं? प्लांट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं, लगभग 200 की मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो जब एक ऐसी कंडीशन होती है, जब एक विशाल पेड़ है और पास में छोटे छोटे पौधे पाए जा रहे हैं, उस समय पर हम लोग बायोमास कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? बायोमास कंसिडर किया जाता है। और इसको लेकर के एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है बैंयन ट्री का। किसका दे रखा है? बैंयन ट्री का। तीसरा आ जाता है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब इसके अंदर हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे एरिया के, भैया एक बहुत बड़ा समुद्र है, एक विशाल समुद्र पाया जा रहा है, और उस विशाल समुद्र में से जब हम लोग एक छोटे छोटे जीवों की बात करते हैं, मतलब अगर मुझे मछली की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करनी है तो मैं एक बार में एक मछली की क्वांटिटी उठाऊंगी। मान लीजिए कि 100 की मात्रा में मुझे मछली जो है वो उस ट्रैप में से मिली, तो एक बार में अगर मुझे इतनी मिल रही है, मतलब इतने विशाल समुद्र में मुझे कितनी मिल सकती हैं, तो उस हिसाब से मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ? रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ। और ये एक तरीका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का निकालने के लिए, और ये कब यूज होता है? लार्ज एरियाज के अंदर यूज होता है, बड़े क्षेत्रों के लिए काम में लिया जाता है। चौथा जो होता है वो इनडायरेक्ट काउंट होता है। काफी बार हम लोग घूमने के लिए रणथंभौर जाते हैं ना कि भैया हमें कहीं ना कहीं तो शेर देखने को मिल जाए। क्या दिखता है क्या सबको? नहीं। हम लोग क्या देख के खुश हो जाते हैं? भैया पैरों के निशान देख करके खुश हो गए, हमने पैरों के निशान देख लिया कि हाँ यहाँ पर शेर पाया जाता है। तो वो भी एक तरीका होता है काउंटिंग का कि इतने पैरों के अलग अलग प्रकार के निशान जो है वो पाए जा रहे हैं। मतलब पग मार्क से, किसके मार्क से? पग मार्क से, पैरों के निशान से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि रणथंभौर में या कोई दूसरे एरिया के अंदर कितने टाइगर्स जो है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा फीकल मैटर, यानी कि जो चीची पॉटी करके जाते हैं, फीकल पैलेट्स को भी देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस एरिया के अंदर कितने एनिमल्स जो हैं उस पॉपुलेशन के वो पाए जाते हैं। अगली अगर मैं बात बताऊं बच्चों आप लोगों को, तो ये तो बात हो गई थी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, बट हाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप लोगों के लिए है
कि उत्कर्ष के द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए तिरंगा महोत्सव जो है वो अवेलेबल है। 23 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक चलने वाला है, तो जल्दी से आप लोगों को इसका फायदा उठाना है। करना क्या है बच्चों, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर के या फिर ऐप स्टोर पर जाकर के। वहां पर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों ने कोर्स ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं और अगर आप लोग उसकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं, वैधता बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। बात करते हैं हम लोग प्राइजेस की, तो जो बच्चे आरोग्य RUHS 2025 के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं और टारगेट है आप लोगों का RUHS, तो उनके अंदर प्राइम कोर्सेज का जो प्राइस रहने वाला है वो है 1300, स्टैंडर्ड कोर्स के लिए जो प्राइस रहने वाला है वो है 800। अगर मैं बात करूं यहाँ पर उन बच्चों की जो एम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो बच्चों में बता दूं आरोग्य एम्स 2025 जो डायरेक्टली लाइव चलने वाला है स्टूडियो से, उसके लिए प्राइम कोर्स की जो प्राइस है वो 1400 रहने वाली है, स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस जो है वो 900 रहने वाली है। अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी सीनेट को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं बच्चों, तो प्राइम कोर्स की प्राइस जो है वो 1700 रहने वाली है और स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस जो है वो 1200 रहने वाली है। अगर आप लोगों को ये डाउट है कि मैम स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉमन जो चीजें हैं वो 3 फीचर्स हैं। पहला, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों ही कोर्स में रहने वाले हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम में। डीपीपी और क्लास PDF स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में ही मिलने वाले हैं। वीकली टेस्ट जो है वो दोनों के लिए ही रहने वाले हैं, बट हाँ यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है डाउट आस्किंग में। स्टैंडर्ड कोर्स अगर आप लोग परचेस करते हैं तो 3 डाउट आप पर डे पूछ सकते हैं, वहीं प्राइम वालों के लिए अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट मतलब टेस्ट क्रिएट करते हैं 3 पर डे और यहाँ पर ये अनलिमिटेड रहता है। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं और साथ ही साथ में MCQ बैच की बात करूं तो ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जो स्टैंडर्ड वालों के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आई होप सो कि आज का ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।